मुझे एक छोटे से बगीचे में एक अंधी लड़की मिली। रात में उसे मेरी छाती पर अपनी उंगलियों से घेरे बनाने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था। उसे अपने छोटे नुकीले दांतों से मेरे कंठ एडम्स एप्पल पर हल्के से काटना भी पसंद था। उसने कहा कि ऐसा करने से उसे मेरी महक हमेशा याद रहेगी। बाद में उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। पता चला कि उसकी असली पहचान राजधानी की एक ऊंचे घराने की महिला के रूप में थी। यह महसूस करते हुए कि मुझ जैसा गरीब लड़का उसके लायक नहीं है, मैंने अपनी मौत का एक नकली सर्टिफिकेट छोड़ दिया और जल्दबाजी में वहां से भाग गया। बाद में जब मैंने सुना कि उसकी शादी होने वाली है तो आखिरकार मैंने लौटने की हिम्मत जुटाई और उसने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि वे मुझे यानी दूल्हे को खींचकर शादी की जगह तक ले जाएं। वह बस मुस्कुराई और बोली, मेरा छोटा मालिक ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि मुझे उसे बस कैद करके रखना पड़ेगा। मेरा एजेंट मुझे उस आर्ट एग्जीबिशन के पीछे के निवेशकों से मिलवाने ले गया। मैं हिचकिचाया, आगे कदम बढ़ाने से डरते हुए, क्योंकि भीड़ के बीच ठीक वहीं बाई निंगबिंग खड़ी थी, वही महिला जो राजधानी से आई थी। शैंपेन का गिलास हाथ में लिए उसने अपने आसपास के लोगों की तारीफें बड़े ही नजाकत से स्वीकार की। मिस बाई, एक आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि इस एग्जीबिशन में आपका निवेश आपके मंगेतर से प्रेरित है। मेरा अंदाजा है कि इस पेंटिंग में पीछे से दिखाई गई आकृति उन्हीं की होगी। बाई निंगबिंग ने अपनी शैंपेन का एक घूंट लिया। यह देखकर वह आदमी और भी ज्यादा जोश में आ गया। जब सालों पहले आपके साथ वह दुर्घटना हुई थी तो जरूर वही आपके साथ रहे होंगे और आपकी देखभाल करके आपको ठीक किया होगा। और अब जब आप दोनों आखिरकार अपनी हैप्पी एंडिंग तक पहुंच ही गए हैं, सच में यह तो स्वर्ग में बनी जोड़ी है। बाई निंगबिंग ने एक बेपरवाही भरे अंदाज में अपना सिर हिलाया। वह आदमी अभी और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन नहीं। बाई निंगबिंग ने अपना गिलास घुमाया और साफ तौर पर नाराजगी दिखाते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। यह वह यही है। चौंक कर मैं अपने आप ही अपने एजेंट के पीछे छिप गया। वह अचानक जोर से हंस पड़ी और उसने खिड़की की तरफ उंगली से इशारा किया। वह ऊपर आसमान में है, हम पर नजर रखे हुए। मैंने राहत की एक लंबी गहरी सांस ली। हाँ, मैं मर चुका था। तो फिर मुझे किस बात का डर था? 3 साल पहले बाई निंगबिंग के चंगुल से बचने के लिए मैंने खुद ही अपना डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया था। उसने तो मेरे लिए कब्र भी बनवा दी थी। अब अगर वह मेरे ठीक सामने भी खड़ी होती तो भी वह मुझे पक्का पहचान नहीं पाती। अचानक मेरा एजेंट मेरी तरफ झुका और मेरे कान में फुसफुसाया, तो फिर बेचारा सच में बहुत कुछ खो बैठा। अगर वह आज का दिन देखने के लिए जिंदा होता, खैर उसे वह सब कुछ मिल गया होता जिसकी उसके दिल ने चाहत की थी। मैंने अपना सिर झुका लिया। नामुमकिन। एजेंट अचानक मेरे और करीब आ गया और बात करते हुए उसने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। फैंग, मेरे बच्चे, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। एक औरत सबसे ज्यादा कमजोर तब होती है जब वह भावनाओं में बह जाती है। एक आदमी को बस कुछ मीठे बोल बोलने होते हैं और वह तुरंत हार मान लेती है। मैंने शर्मिंदगी से अपने होंठ भींच लिए। क्या सच में ऐसा ही होता है? तो फिर क्या उस समय की बाई निंगबिंग सच में मुझे अपना न मिल पाने वाला चांद मानती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी इतनी देखभाल करता था? उस समय एक कार दुर्घटना की वजह से उसका पूरा शरीर अलग अलग गहराई के जख्मों से भरा हुआ था। उसे न सिर्फ रोजाना अपने जख्मों पर पट्टी करवानी पड़ती थी, बल्कि त्वचा के नीचे नई मांस उगने की वजह से होने वाली झंझनाहट और खुजली उसे इतनी ज्यादा बेचैन कर देती थी कि वह दर्द से बस करा ही पाती थी। युआन, मुझे बहुत खुजली हो रही है। उससे पहले मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी थी। मैंने उसके कपड़ों के ऊपर से ही उसकी खुजली मिटाने की कोशिश की। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था और मैं मुश्किल से ही उसकी तरफ देखने की हिम्मत जुटा पा रहा था, लेकिन उसे लगा कि यह काफी नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे सीधे अपने सीने से लगा लिया। बाई निंगबिंग जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी आवाज भारी हो गई थी और तनाव की वजह से उसका नाजुक चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया था। मैं घबरा गया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। गलती से मुझे लगा कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आखिरकार जैसे पूरी तरह हताश होकर वह मेरे ऊपर चढ़ गई। उसके ठंडे होंठ मेरे शरीर से सट गए और उसने एक जंगली दीवानेपन भरे अंदाज में मेरे शरीर के हर हिस्से को चूमना शुरू कर दिया। जैसे ही मुझे वह पल याद आया, मेरी सांसें फिर से भारी होने लगीं। ठीक अगले ही पल एजेंट ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे सीधे बाई निंगबिंग के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। वह औरत जिससे एक भेदिए जैसी शिकारी वाली आभा निकल रही थी ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। यह सज्जन काफी जाने पहचाने लग रहे हैं। बाई निंगबिंग की नजरें मेरे सिर से पांव तक घूमी। मेरा खून तुरंत ठंडा पड़ गया। मैंने अनजाने में अपने दाहिने हाथ को छुआ। नहीं, वह मुझे नहीं पहचान सकती। भले ही हमने पूरे 1 साल तक एक ही बिस्तर साझा किया था, भले ही उसने एक बिल्ली की कोमल तीव्रता के साथ मेरे चेहरे और शरीर को हल्के हल्के काटा था, लेकिन उसे कभी भी सच में यह पता नहीं चला था कि मैं असल में कौन हूँ, मैं दिखता कैसा हूँ। असल में उसके लिए मैं तो बहुत पहले से ही एक मरे हुए इंसान से ज्यादा कुछ नहीं रहा था। ए प्रेसिडेंट बाई, यह वह नई प्रतिभा है जिसे मैंने अभी अभी हुआ परिवार से साइन किया है, फैंग युआन। एजेंट ने झुककर अभिवादन किया और धीरे से अपना गिलास बाई निंगबिंग के गिलास से टकराया। उसने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। उसकी नजरें गहरी और गंभीर थीं, जैसे वह किसी चीज को सीधे अपने अंदर खींच लेने वाली हो। ठीक वैसे ही जैसे हम पहली बार मिले थे 2 साल पहले। मैंने अभी अभी अपनी दादी के अस्पताल के बिलों के लिए पैसे जैसे तैसे जुटाए ही थे कि मुझे बताया गया कि 10 मिनट पहले ही उन्हें बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थीं। उनका देहांत हो गया था। अपना सिर पकड़कर मैं अस्पताल के गलियारे में दुबक्कर बैठ गया। ठीक उसी समय जब नर्सें एक स्ट्रेचर को बाहर लेकर आ रही थीं, वे उस मरीज के बारे में हमदर्दी से फुसफुसा रही थीं। एक कार दुर्घटना की शिकार जिसके परिवार का कोई पता नहीं चल पाया था। इतनी कम उम्र, फिर भी उनके पास इलाज बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। बाई निंगबिंग उस स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। उसका पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था, सिवाय एक हाथ के जिसने बिस्तर की रेलिंग को पूरी ताकत से कसकर पकड़ रखा था। वह कुछ बुदबुदाई जिसकी कोई समझ नहीं आ रही थी। नहीं, मुझे बचा लो। मैंने अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मेरा एकमात्र परिवार, वह एक इंसान जिस पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी भरोसा किया था, उसे अब इस पैसे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब एक और जिंदगी, बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जैसी उसकी थी, को इसकी जरूरत थी। क्या यह मेरी दादी थीं जो स्वर्ग से मुझ पर नजर रख रही थीं, इस डर से कि कहीं मैं बिल्कुल अकेला न रह जाऊं, और जिन्होंने सिर्फ मेरे लिए यह मुलाकात करवाई थी? मैं तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नर्स की बांह पकड़ ली। ये मेरे पास पैसे हैं। बाद में मैंने बाई निंगबिंग को बचाने के लिए अपनी बचत का एक एक पैसा खर्च कर दिया और उसे घर ले आया ताकि पूरी सावधानी और देखभाल के साथ उसे ठीक कर सकूं। वह अक्सर मेरे कान में धीरे से गुनगुनाती थी, बिल्कुल एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह।
कुछ समय तक मैं इस मीठे भ्रम में रहा कि इस तरह रहना सिर्फ हम दोनों का जिंदगी बिताने का एक बहुत ही शानदार तरीका होगा। छोटे फांग, तुम क्या कर रहे हो? एजेंट की आवाज ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया। मैंने अपने ख्यालों से खुद को बाहर निकाला, जल्दी से अपना गिलास नीचे किया और धीरे से उसे बाई निंगबिंग के गिलास से टकराया। उसकी नजर वहीं ठहर गई और मेरे दाहिने हाथ पर बार बार घूमती रही। जब से 3 साल पहले एक दुर्घटना में वह हाथ घायल हुआ था, तब से वह अब पेंट ब्रश नहीं पकड़ सकता था। यहाँ तक कि रोजमर्रा के सबसे आसान काम भी मुश्किल हो गए थे। मैंने अपनी सांस रोक ली जब तक कि मेरी हथेली पसीने से तर नहीं हो गई और मेरे हाथ से गिलास लगभग छूट ही गया था। गिलास, बाई निंगबिंग ने अपने होंठ सिकोड़े अपना वाइन का गिलास वापस ले लिया, फिर दूसरों से शिष्टाचार की बातें करने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गई। और सच में उसने मुझे नहीं पहचाना था। मेरे एजेंट ने मेरी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, शाओफांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, प्रेसिडेंट बाई बहुत खूबसूरत है, हाँ, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसी इंसान नहीं है जिससे हम जैसे छोटे लोग पंगा ले सकें। वह और उनके मौजूदा मंगेतर बचपन से ही एक दूसरे के लिए तय है। यह एक बचपन की सगाई है। अगर आज तुमने प्रेसिडेंट बाई के सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो कल मैं तुम्हारी लाश समुद्र से निकाल रहा हूँगा। क्या बात सच में इतनी गंभीर है? हाँ है, और फिर भी उसके शरीर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। 3 साल पहले उसे छोड़ने के लिए मैंने झूठ बोला और दावा किया कि एक इन्वेस्टर मेरी एक सोलो आर्ट एग्जीबिशन को स्पॉन्सर करना चाहता है, इस शर्त पर कि मैं उसका रखा हुआ आदमी बन जाऊं। बाई निंगबिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह मेरे सीने से लिपट गई, मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया और मुझसे मिन्नतें करने लगी कि मैं उसे छोड़कर न जाऊं। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेल दिया और उसे कहा कि मैंने उसे बचाया ही इसलिए था ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। मुझे हैरानी हुई जब यह सुनकर उसने मुझे बिस्तर पर नीचे गिरा दिया। अगर मेरे एजेंट को कभी इस बारे में पता चल गया तो शायद वह वहीं मौके पर 3 अगरबत्तियां जलाकर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके मंगेतर का शुक्र अदा किया कि उसने उस समय मेरी जान बख्श दी थी। आज जब यह आर्ट एग्जीबिशन खत्म हो जाएगी तो हम फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। यह सोचते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट उठने लगी। अचानक मेरे पीछे से बाई निंगबिंग की आवाज आई। युआन युआन। चौंक कर मैं तुरंत पीछे मुड़ा। मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली और मुझे तुरंत एहसास हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे पहचान लिया हो? मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई जो मेरे पूरे शरीर में फैल गई। जैसे ही मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कहूं, एक छोटे से गोल मटोल हाथ ने मेरी पतलून का किनारा पकड़ लिया। उस पल हमारी सांसें एक साथ चलने लगीं। वह पड़ोस वाले घर की छोटी बच्ची थी, मेरी पुरानी पड़ोसी। उसे थोड़ी बहुत मानसिक विकलांगता थी। उसके माता पिता शायद ही कभी घर पर होते थे, इसलिए जब भी मेरे पास खाली समय होता मैं उसकी देखभाल करने में मदद करता था। हालांकि वह छोटी बच्ची बोल नहीं सकती थी, फिर भी वह रुक रुक कर अस्पष्ट सी आवाजें निकाल लेती थी। जब मैं 3 साल पहले गया था तो मैंने खास तौर पर उसके माता पिता के लिए एक अच्छी खासी रकम छोड़ी थी। तो फिर अब वह बाई निंगबिंग के पास कैसे पहुंच गई? अभी कुछ देर पहले मैंने जो युआन युआन नाम सुना था उसका क्या मतलब था? क्या वह मुझे पुकार रही थी या वह उस छोटी बच्ची को बुला रही थी? क्या उसने मुझे पहचान लिया था? क्या उसका इरादा मेरी लाश को ठिकाने लगाने का था, यानी मुझे मछलियों को खिला देने का? मैं अनजाने में ही कांप उठा। जैसे ही मैं खुद को तैयार करके तनकर खड़ा हुआ, बाई निंगबिंग नीचे झुकी, अपनी बाहें फैलाई और बच्ची से प्यार से बोली। पता चला कि बाई निंगबिंग ने उस बच्ची को एक नया नाम दिया था, इधर आओ युआन युआन। लेकिन वह बच्ची, जैसे उसने मुझे सदियों से देखा ही ना हो, मेरी पतलून के पांयचे से लिपट गई और मेरे लाख कहने पर भी मुझे नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में तो आंसू भी आ गए। बाई निंगबिंग मुस्कुराई। लगता है युआन युआन को मिस्टर फांग सचमुच बहुत पसंद है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे डर था कि कहीं युआन युआन मुझे पहचान न ले और मेरा राज न खोल दे। मैं बस एक रूखा सूखा बेजान सा जवाब ही दे पाया, ओहे। बच्चे अक्सर बड़ों को देखकर प्यार जताने लगते हैं, यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। फिर नफरत का दिखावा करते हुए मैंने अपना पैर पीछे खींचने के लिए ऊपर उठाया। माहौल पल भर में ही ठंडा और गंभीर हो गया। बाई निंगबिंग ने युआन युआन को अपनी बाहों में भर लिया और एक ठंडी बर्फीली आवाज में बोली, मिस्टर फांग, क्या आप आमतौर पर कोई छोटा मोटा पालतू जानवर नहीं पालते? मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझमें उनकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं है। मैंने अपने होंठ भींच लिए। एक जमाना था जब मुझे लगता था कि मैं अपनी दादी को बचा लूंगा, कि मैं युआन युआन की मदद कर पाऊंगा और यहाँ तक कि मैं बाई निंगबिंग के साथ भी रह पाऊंगा। लेकिन आखिर में मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मैं हमेशा से अकेला था और आज भी बिल्कुल अकेला हूँ। मैं अचानक मुड़ा और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। ठीक अगले ही पल युआन युआन बाई निंगबिंग की बाहों में जोर जोर से रोने और बिलखने लगी। ओ भैया! युआन युआन ने मुझे पुकारने की कोशिश की। उसकी आवाज आंसुओं से भारी थी और मुश्किल से ही समझ में आ रही थी, लेकिन मैं बस आगे बढ़ता रहा। मेरी पीठ अभी भी उनकी तरफ थी। अगर बाई निंगबिंग उसे अपने पास रखने को तैयार था तो फिर मेरे पास वहां रुकने का और क्या बहाना बचा था? अचानक मेरे पीछे से जमीन पर एक तस्वीर का फ्रेम गिरने की जोरदार आवाज आई। मैं हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। बाई निंगबिंग युआन युआन को गोद में लिए हुए जमीन पर गिर पड़ा था। पास की ही एक शेल्फ से गिरा हुआ तस्वीर का फ्रेम ठीक उनके बगल में पड़ा था। बाई निंगबिंग का टखना तुरंत सूज गया और लाल पड़ गया और किसी चीज की परवाह न करते हुए मैं तेजी से उसकी तरफ लपका, उसे अपनी बाहों में उठा लिया और यह देखने के लिए उसकी जांच की कि कहीं उसे कोई और चोट तो नहीं लगी है। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। एक पल के लिए मैं पूरी तरह से भौचक्का रह गया, जैसे कि यह 3 साल पहले की बात हो जब वह मेरी बाहों में सिमट कर बैठ जाता था और कांपती हुई आवाज में मुझे बताता था कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। ओ निंगबिंग, तुम्हें क्या हुआ? मेरे ठीक ऊपर से एक कोमल और मधुर आवाज गूंजी। मैंने ऊपर देखा। वही जाना पहचाना चेहरा जो और किसी का नहीं बल्कि बाई निंगबिंग के मंगेतर का था। वह कमीना। बाई निंगबिंग के परफ्यूम की महक हवा में फैल गई। एक बिल्कुल ही अनजान सी खुशबू, ठीक वैसे ही जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी बन चुके थे। ठीक वैसे ही जैसे उस वक्त हुआ था जब वह कमीना घिन से अपनी नाक सिकोड़ते हुए पहली बार मेरे उस छोटे से टूटे फूटे कमरे में दाखिल हुआ था। उसके पैरों में चमकते हुए चमड़े के जूतों के नीचे जमीन पर गंदगी की एक मोटी परत जमी हुई थी, जिसे मैं चाहे कितना भी रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश करता, वह कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाती थी। पूरे कमरे में सीलन और फफूंदी की बदबू भरी हुई थी। निंगबिंग भला यहाँ
कैसे रह सकता है? जरा अपनी हालत तो देखो, कितने बदहाल और कंगाल हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम उसकी हिफाजत कैसे कर पाओगे? ज्यादातर तो यही होगा कि उसी को तुम्हारी हिफाजत करनी पड़ेगी। उस समय मेरा दाहिना हाथ घायल था। अगर यह पहले की बात होती तो मैं यकीनन अपना सिर ऊंचा रखता और उससे बहस करता, लेकिन उस कमीने का बोला हर शब्द बिल्कुल सच था। मैं शर्म से बस अपना सिर झुका सकता था और कुछ भी करने में असमर्थ था, सिवाय इसके कि उसे अपनी शर्तें मुझ पर थोपने दूं। 3 साल बीत चुके हैं और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मुझे उसके सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। मैंने बाई निंगबिंग को उठने में मदद की, फिर उसे छोड़ दिया और उस कमीने से आंखें मिलाई। एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखी, लेकिन ठीक अगले ही पल उसने फिर से वही बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। धन्यवाद सर, हाँ, हमारी मदद करने के लिए। हमारी। वह बेशर्मी से अपना दावा ठोक रहा था, बाई निंगबिंग पर अपना मालिकाना हक जता रहा था, लेकिन मैं शर्त लगा सकता था कि वह यह जाहिर करने की हिम्मत नहीं करेगा कि हम कभी एक दूसरे को जानते थे। उस कमीने ने बाई निंगबिंग को अपनी ओर खींचा। अपनी बाहों में निंगबिंग और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उसकी नजरें दूर और खोखली थीं। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बाई निंगबिंग सीधे मेरी तरफ घूर रहा था, जैसे वह मेरी आत्मा के आर पार देखना चाहता हो। कुछ पल की तनावपूर्ण चुप्पी के बाद मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, बधाई हो मिस्टर बाई, आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी हो। फिर भी मुझे हैरानी हुई कि बाई निंगबिंग की आंखों की गहराई में एक घना कोहरा सा उमड़ता दिखा। उसने मेरे शब्दों को दोहराया, एक एक अक्षर करके, शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी हो। मैं तुरंत सिहर उठा। बाकी सब नजरअंदाज करते हुए मैंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और तेजी से वहां से निकल गया, लेकिन अचानक बाई निंगबिंग ने मुझे आवाज दी। उसने अपने पीछे खड़े सेक्रेटरी से शादी का एक लाल कार्ड लिया। मिस्टर फांग, हमारी शादी अगले हफ्ते है, आपको जरूर आना होगा। उसका लहजा बिल्कुल भी किसी न्योते जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक गहरी धमकी छिपी हुई थी। क्यों? जब मैं वहां खड़ा था तो मैं उसके लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं था। कोई ऐसा जिससे वह सिर्फ एक बार मिला था। क्या उसे कुछ पता चल गया था? लेकिन जिस तरह से वह उस जानवर के साथ इतनी आसानी से लिपट गया था, उसे देखकर मैंने यह ख्याल अपने मन से निकाल दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसका न्योता स्वीकार कर लिया। कला प्रदर्शनी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। तब तक मुझे डर है कि मैं राजधानी छोड़कर बहुत दूर जा चुका होऊंगा। उस जानवर ने बाई निंगबिंग के सिर पर चूमा, फिर भी उसकी नजरें सीधे मुझ पर ही टिकी हुई थीं। बिल्कुल सही मिस्टर फैंग, आपको हमारी शादी में जरूर आना होगा। पिछली सारी छोटी मोटी बातें चलिए उन्हें बीती बात मानकर भूल जाते हैं। मैंने सिर हिलाया और फिर बेपरवाही से वह न्योता पास के ही एक कूड़ेदान में फेंक दिया। बीती बातें बाई निंगबिंग के लिए यकीनन एक दर्दनाक इतिहास रहा होगा जिसे वह दोबारा याद भी नहीं करना चाहेगा। तो फिर उन सबको अतीत में ही रहने देते हैं। मुझे लगा था कि कला प्रदर्शनी खत्म होने के बाद मेरी और बाई निंगबिंग की राहें फिर कभी नहीं टकराएंगी, लेकिन ठीक अगली सुबह ही मेरे एजेंट का फोन आया। उसने बताया कि निवेशक एक जश्न की दावत दे रहे हैं। मैंने बिना सोचे समझे मना कर दिया। आखिरकार प्रदर्शनी में हुई वह घटना जहां बाई निंगबिंग ने लगभग मेरी असली पहचान ही जाहिर कर दी थी, उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन फोन की दूसरी तरफ मौजूद मेरा एजेंट, फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज लगभग चिल्ला ही रही थी, प्रेसिडेंट बाई ने खास तौर पर आपसे ही आने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप नहीं आए तो फिर आखिरी पेमेंट का एक भी पैसा मिलने की उम्मीद मत करना। जश्न की उस दावत में मेरा एजेंट मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। पूरे रास्ते वह निवेशकों के आगे पीछे घूमता रहा और उनकी खुशामद करता रहा। आखिरकार वह मुझे सीधे बाई निंगबिंग के पास ले गया। बाई निंगबिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह अभिवादन का एक इशारा था, लेकिन उसमें पूछताछ का भाव भी छिपा हुआ था। युआन, काफी समय बाद मुलाकात हुई। मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। क्या उसे कुछ पता चल गया था? मैंने जानबूझकर खुद को शांत बनाए रखा। क्या वह मेरी परीक्षा ले रहा था? मैंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ओ प्रेसिडेंट बाई, मेरा सरनेम फांग है। आप मुझे लिटिल फांग कहकर बुला सकते हैं। पुराने दिनों में मैंने उन्हें कभी अपना असली नाम नहीं बताया था। मैंने बस उन्हें इतना बताया था कि अपनी दादी की तरह मैं भी युआन नाम से जानी जाती हूँ। इसी वजह से इतने सालों बाद भी वह मुझे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाए थे। मुझे इतना अड़ियल रवैया अपनाते देख मेरा एजेंट गुस्से से लाल हो गया। वह बार बार मेरी आस्तीन खींच रहा था। युआन ही ठीक है, युआन नाम बिल्कुल सही है। यह सुनने में ज्यादा दोस्ताना लगता है। बाई निंगबिंग ने अपनी नजरें मुझ पर जमा दी। युआन, यह मेरी एक पुरानी जान पहचान वाली का नाम था, उन्होंने बेपरवाही से कहा। वह भी एक पेंटर थी। बड़े दुख की बात है कि कुछ साल पहले उसका देहांत हो गया। अब तुम्हें देखकर मुझे थोड़ी भावुकता महसूस हो रही है। मेरे एजेंट ने चुपचाप अपने माथे से पसीना पोंछा और एक घबराई हुई मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि बाई निंगबिंग अचानक इतनी अजीब और बेतुकी बातें करने लगेंगे। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए अजीब सी हंसी हंसी और साथ ही वहां से खिसक कर किसी शांत कोने में जाकर बैठने की तैयारी करने लगी। लेकिन बाई निंगबिंग ने बड़े ही शाही अंदाज में हाथ हिलाया और जोर देकर कहा कि हम उनके ठीक बगल में ही बैठे। इससे पहले कि मैं मना कर पाती, मेरे एजेंट ने मुझे जबरदस्ती एक कुर्सी पर बिठा दिया। अच्छा ठीक है। तो अगले ही पल जब हम खाने के लिए बैठे तो मैंने देखा कि पूरी मेज सी फूड समुद्री भोजन से लदी हुई थी। मेरे होठों का कोना अनजाने में ही फड़क उठा। दरअसल इस आर्ट एग्जीबिशन में आना अचानक मेरी जान के लिए खतरा बन गया था। अगर मैंने इसमें से कुछ भी खाया तो मैं यकीनन जिंदा वापस नहीं लौट पाती। मुझे सी फूड से एलर्जी है, एक ऐसी एलर्जी जिससे एनाफाइलैक्टिक शॉक लगता है और इंसान की जान भी जा सकती है। बाई निंगबिंग को यह बात बहुत अच्छी तरह पता थी। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स पकड़ी और कुछ खाने से पहले हिचकिचाई। युआन, मिस्टर फांग, क्या तुम कुछ खाओगी नहीं? बाई निंगबिंग ने पूछा। उनकी आवाज में कोई गहरा छिपा हुआ मतलब था। मैंने अपने दांत भींचे। अगर मैंने अभी मना कर दिया तो उसे मुझ पर और भी ज्यादा शक हो जाएगा। खाना खाने और एलर्जी का रिएक्शन शुरू होने के बीच अभी भी थोड़ा समय था। यकीन है अगर मैं बस कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाऊं और सीधे अस्पताल पहुंच जाऊं तो मैं ठीक रहूंगा। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, प्लेट से सैल्मन का सबसे छोटा टुकड़ा उठाया, अपनी आंखें बंद की और उसे अपने मुंह में डालने की तैयारी की। तभी अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। वह बाई निंगबिंग था। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कोई बेवफा आशिक रंगे हाथों पकड़ा गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वह मुझे पूरा का पूरा निगल जाएगा। मैंने मुश्किल से अपनी लार निगली, अपराध बोध से भरा हुआ और इतना डरा हुआ कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसने अपने पीछे हाथ से इशारा किया।
वेटर 8 तरह के पकवान और एक सूप लेकर कमरे में अंदर आए। मेरे पीछे एक साथ खड़े होकर उन्होंने घोषणा की, मिस्टर फैंग, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। यहाँ तक कि मेरा एजेंट भी, जो वहीं बैठा था, ये सब देखकर हैरान रह गया। वह मेरी तरफ झुका, अपनी आवाज धीमी की और मेरे कान में फुसफुसाया, छोटे फैंग, कमाल है, क्या तुम प्रेसिडेंट बाई से चोरी छिपे मिल रहे हो? मेरी पीठ पीछे उनके रखे हुए आदमी बनकर। जरा अभी प्रेसिडेंट बाई को देखो, वह तो बिल्कुल दीवाने लग रहे हैं। टस्क टस्क टस्क। वैसे बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, कहीं उनकी मंगेतर को पता न चल जाए, नहीं तो हमें तुम्हें समुद्र से बाहर निकालना पड़ेगा। अपने सामने रखे 8 पकवानों और एक सूप को घूरते हुए मैंने अपनी चॉपस्टिक्स पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। एक बार उस पुरानी छोटी सी झोपड़ी में जहां हम साथ रहते थे, मैंने उससे वादा किया था, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें इस होटल में ले जाऊंगा ताकि हम जी भर के ऐश कर सकें। सिर्फ हम दोनों, हम दिल खोलकर खर्च करेंगे और 8 पकवान और एक सूप ऑर्डर करेंगे। 3 साल पहले बाई निंगबिंग के डिस्चार्ज के कागजात पूरे करने के बाद मैंने अपने बचे हुए सारे पैसे उसके हाथों में थमा दिए और हमेशा के लिए वहां से चले जाने को तैयार हो गया। लेकिन उसने मेरे कपड़ों का दामन थाम लिया और अपनी उन धुंधली बेनूर आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। ठीक अस्पताल के दरवाजे पर खड़े होकर उसने पूछा, युआन, क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? मैंने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे। अब तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। बाई निंगबिंग ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, फिर भी उनमें एक अजीब सी सम्मोहित कर देने वाली शक्ति थी। एक ऐसा जादू जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता और उन्हें अपना बंदी बना लेता था। तुम्हारे सिवा मेरा अपना कोई नहीं बचा, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, कुछ भी। बाई निंगबिंग के चेहरे के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। अब आंखों में आने छुए आंसू लिए वह मुझसे लिपट गया और मुझे जाने नहीं दिया। लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे, हमारी तरफ इशारा करते हुए और फुसफुसाते हुए। यह सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अकेला छोड़ दिए जाने की दुख भरी कहानी हो। आखिरकार मैं बस अपने दांत पीस कर रह गया और उसे अपने उस छोटे से टूटे फूटे घर तक वापस ले गया। डॉक्टर ने बताया कि बाई निंगबिंग की आंखों के इलाज के लिए बहुत सारी महंगी बाहर से मंगवाई गई दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं दिन में 3-3 जगह काम करता था और रात गए ही घर पहुंच पाता था। लेकिन चाहे कितनी भी देर हो जाए, वह हमेशा मेरा इंतजार करता रहता था। मेज पर रात का खाना रखा होता था जो उसने अपने हाथों से बनाया होता था। युआन, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा बोझ बन गया हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें इतनी कड़ी मेहनत नहीं करने दूंगा। तुम्हारी जो भी इच्छा हो, चाहे आसमान का चांद ही क्यों ना हो, मेरा यकीन करो, मैं उसे भी तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा। युआन, उसके हाथों को देखते हुए जिन पर फफोले पड़े हुए थे, मेरी आंखों में स्वाभाविक रूप से आंसू आ गए। लेकिन बाद में मुझे सच पता चला, बाई निंगबिंग खाना बनाते समय इसीलिए घायल नहीं हुआ था क्योंकि वह अंधा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खाना बनाया ही नहीं था। उस समय हालांकि मैं बस उसे प्यार से अपनी बाहों में भर सकती थी, सावधानी से उसके जख्मों की मरहम पट्टी करती, उन पर धीरे से फूंक मारती और मजाक में कहती, बकवास, मैं ये काम करती ही चाहे तुम यहाँ होते या नहीं। जब मेरे पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें पास के शहर जिंग के सबसे आलीशान होटल में ले जाऊंगी। हम वहाँ खूब दावत उड़ाएंगे, 8 तरह के पकवान और एक सूप, और तब तक खाते रहेंगे जब तक कि बाहर निकलने के लिए हमें दीवार का सहारा न लेना पड़े। उसके बाद जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो हम एक बड़े और हवादार घर में रहने चले जाएंगे। तुम अपना सारा दिन चाय की चुस्कियां लेते हुए और फूलों को सजाते हुए बिता सकते हो। जैसे जैसे मैं बड़बड़ाती रही, बाई निंगबिंग चुप ही रहा। वह बस मेरे और करीब आया, अपनी उंगलियां मेरे बालों में फिराईं और मेरे पूरे चेहरे पर प्यार भरी, हल्की और देर तक रहने वाली चुंबनों की बौछार कर दी और आखिर में उसने मुझे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। अब जब सोचती हूँ तो उस समय बाई निंगबिंग की वह चुप्पी शर्म की वजह से नहीं थी, बल्कि वह तो सिर्फ तिरस्कार था। उसके लिए, एक ऐसी युवा मालकिन के लिए जिसने जन्म से ही पूरे जिंग शहर को नीची नजर से देखा था, हम लोग कीचड़ में रेंगती हुई चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसे हमारी कोई परवाह नहीं थी, न ही उसे मेरे भविष्य में कोई दिलचस्पी थी, न मुझ में और न ही इस जगह में। यह तो बस एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, फिर भी यह उस अतीत की निशानी थी जिसे वह कभी इतना शर्मनाक मानता था कि उसके बारे में बात करना भी गवारा नहीं करता था। अचानक कोई उस निजी डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ और मेरी सोच की तंद्रा टूट गई। उसने एक एकदम साफ सुथरा सफेद सूट पहन रखा था। वह किनशॉ था। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा और बाई निंगबिंग के दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। उन्होंने सचमुच एक मंगेतर जोड़े के तौर पर अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उनकी आभाएं एक अजीब और सहज तरीके से आपस में मिल गईं, जिससे स्वाभाविक रूप से उनके चारों ओर एक ऐसा घेरा बन गया जिसने बाकी सबको बाहर कर दिया। चिंशो ने हाथ बढ़ाया, एक झींगा छीला और उसे बाई निंगबिंग की प्लेट में रख दिया। निंगबिंग, उसने धीरे से कहा, तुम इस जश्न की दावत में खुद क्यों आए? क्या इसीलिए कि तुम्हें पता था कि मैं ठीक बगल वाले कमरे में हूँ? उनके आसपास मौजूद लोग तुरंत उन्हें छेड़ने और उनका उत्साह बढ़ाने लगे। हालांकि मैंने अपना सिर नीचे रखा हुआ था और ऐसा दिखा रहा था जैसे मैं अपने खाने पर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बगल में बैठे बाई निंगबिंग पर चोरी छिपे नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर नाराजगी का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसने संतुष्टि की एक हल्की सी झलक के साथ अपनी भौं भी ऊपर उठाई। अचानक एक अजीब और बयान न की जा सकने वाली उदासी ने मेरे दिल को चीर दिया। तो बात यह थी, बाई निंगबिंग के आज यहाँ आने का एकमात्र कारण सिर्फ ये था कि उसका मंगेतर बगल वाले कमरे में मौजूद था? नहीं। बाई निंगबिंग की आवाज गूंजी जब उसने अपनी प्लेट से झींगा उठाकर बड़े आराम से अपने मुंह में डाल लिया। मैंने गहरी सांस ली। इस कमरे की हवा मुझे घुटन भरी लग रही थी। मैं उन दोनों को इस तरह प्यार मोहब्बत करते हुए नहीं देखना चाहता था और न ही मैं सबको उनकी तारीफ करते हुए और उन्हें स्वर्ग में बनी जोड़ी बताते हुए सुनना चाहता था। आखिरकार मैंने धीरे से माफी मांगी और अपना कोट लेने के लिए बिना रुके मैं कमरे से बाहर भाग निकला। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी सवारी का इंतजार करने लगा। रात की ठंडी हवा मेरे ऊपर से गुजरी जिसने मेरे दिमाग को लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया। लेकिन तभी मेरे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई,
बाइनिंग बिंग, क्या तुम सचमुच उसे जाने नहीं दे पा रहे हो? उनकी आवाजें बस एक जैसी हैं। वह मर चुका है। इसके अलावा जाने से पहले उसने बेरहमी से मुझसे बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया था। वह कचरे के सिवा कुछ नहीं है और फिर भी तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो। शायद बाइनिंग बिंग ने यह देख लिया था कि मैं बिना कोट लिए ही चला गया था, क्योंकि किनशो भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था। लेकिन किनशो ने जो कहा था वह सिर्फ आधा सच था। मैं सचमुच एक बेकार इंसान था। उस समय जब किनशो फिर से मेरे पास आया और मुझसे बाइनिंग बिंग को छोड़ने के लिए कहा, तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मैंने तो बेशर्मी से बिना किसी झिझक के उससे 10 लाख रुपए भी मांग लिए। लेकिन यह कहना कि बाइनिंग बिंग मुझे भूल नहीं पाई, यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। उस दिन मैं अभी अभी दवा खरीद कर लौटा था और इत्तेफाक से रोज से थोड़ा पहले घर आ गया। लेकिन वहां मैंने उस औरत को देखा जो सपोजिटली अंधी थी। उसके चेहरे पर बहुत प्यार झलक रहा था जब वह अपने सामने बैठे आदमी का चेहरा अपने हाथों में थामे हुए थी। उस औरत की आंखें एकदम साफ थीं। उसकी नजर पानी की तरह बहती हुई लग रही थी। वह जरा भी अंधी नहीं लग रही थी। उसने तो उस आदमी की छाती से अपना चेहरा भी लगा लिया और दबी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर जाना चाहती है। मैंने अपने हाथ में पकड़ी दवा को और कसकर पकड़ लिया। मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ और मेरे पैर भारी भारी लगने लगे। तो बात यह थी, शुरू से ही सिर्फ मेरे पिता ही थे जो सचमुच अंधे थे। इसीलिए बाद में जब उस जानवर जैसे आदमी ने जिद की कि वह और बाइनिंग बिंग तो बहुत पहले से ही एक दूसरे के लिए तय हो चुके थे, और तो और उसने उन दोनों की चादर मेरे मुंह पर ही फेंक मारी, तब भी मैं बिना पलक झपकाए उसे सौदेबाजी करने में कामयाब रहा। मैं 10 लाख रुपए लेकर वहां से निकल गया। बदले में उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी मौत का नाटक करूं ताकि सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। क्या जबरदस्त सौदा था। कोई भी आम मजदूर एक साल में 10 लाख रुपए कभी नहीं कमा सकता। उसी रात जब मैं अपने किराए के होटल के कमरे में लौटा तो मैंने तुरंत ही अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करना शुरू कर दिया। मैं जितनी जल्दी हो सके मुसीबतों के इस अड्डे से दूर भाग जाना चाहता था। ठीक उसी समय मेरे एजेंट का फोन आया। शाओफांग, क्या तुम्हें वह छोटी लड़की याद है जिसे जनरल बाय अपनी आर्ट एग्जीबिशन में लेकर आए थे? आज जश्न की दावत में वह ग्रुप से अलग हो गई। हर कोई चिंता से पागल हुआ जा रहा है। तुम जल्दी निकल गए थे। क्या तुमने उसे कहीं देखा? अगर देखा है तो मुझे फौरन बताओ। युआन युआन गायब थी। जश्न की दावत लोगों से खचाखच भरी थी। एक अफरा तफरी वाला माहौल जहां कुछ भी हो सकता था। शायद युआन युआन को उस इलाके के रास्तों की भी ठीक से जानकारी नहीं थी। यह पूरी तरह मुमकिन था कि वह रास्ता भटक गई हो। पहले भी इस डर से कि कहीं वह घर का रास्ता भूल न जाए, मैंने उसे घर का रास्ता बार बार बताया था और उससे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा वहीं उसका इंतजार करूंगा। और महज एक इत्तेफाक से आज जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वह ठीक उसी पुराने से छोटे घर के बगल में था। क्या युआन युआन वहां गई होगी? मैंने ज्यादा सोचने में समय बर्बाद नहीं किया। मैं बस जितनी तेजी से हो सका उस पुराने से छोटे घर की तरफ भागा और सचमुच दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सोफे पर किसी बड़े इंसान का साया बैठा हुआ था। ठीक अगले ही पल मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठीक उसी पल कमरे की बत्तियां जल उठीं। युआन, आज तुम घर बहुत देर से आए हो।